जी जनाब, तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में और ये टॉपिक ऐसा है जो कि रिलेटेड है मिडिल ईस्ट से और वो जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है पाकिस्तान से। और वो किस तरह से, क्योंकि हमने अपनी 75 साला पाकिस्तान की जो तारीख़ है उसके अंदर हमने हमेशा देखा कि फ़लस्तीन की हमेशा हमने हिमायत की और हमारे शायद पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है वो दुनिया का वो वाहिद पासपोर्ट होगा जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये पासपोर्ट इसराइल के अलावा बाकी तमाम ममालिक के अंदर काबिल इस्तेमाल है। यानी पाकिस्तान ने कभी भी इसराइल को कबूल ही नहीं किया। अभी जिस तरह गुज़िश्ता 2 सालों में ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा ताकत पकड़ चुका है, इसराइल और फ़लस्तीन के जो मामलात हैं और फ़लस्तीन के ऊपर जिस तरीके से जारहाना रवैया रखा हुआ है, बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई शहीद हो चुके हैं। जो इसराइल है उसने अपनी इस जंग का, इस कॉन्फ्लिक्ट का सर्किल जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा किया है। अभी उन्होंने लेबनान के ऊपर हमला किया है। हसन नसरुल्लाह जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं हिज़्बुल्लाह जो तंज़ीम है, उनके जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनको भी टारगेट किया गया है इसराइल की जानिब से और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने एक्सेप्ट की है। एयर स्ट्राइक के अंदर उनको मारा गया है बैरूत लेबनान में। ये बढ़ते हुए क्राइसिस जिस तरह से देखे जा रहे हैं और इसराइल के बारे में कोई बात करने को तैयार ही नहीं है और ऐसा लगता है कि जैसे मुसलमान ममालिक को तो सांप सूंघ गया हो और इसराइल के बारे में तो बात नहीं की जाती। एक्चुअली कहानी है क्या? क्यों हम नहीं बोल पा रहे हैं? क्यों हम हमारे पास ऐसी कोई तगड़ी वॉइस नहीं है जो कि इस बारे में कुछ बोल सके, कोई अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा सके, इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म किया जा सके, इसराइल को किसी तरीके से रोका जा सके, ऐसी क्या वजह है? तो ये वजह मैं आज जानना चाहूँगा सलमान भाई से और उनसे मैं पूछना चाहूँगा कि सलमान भाई, क्या हम एक और सलाउद्दीन अय्यूबी का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आएगा और आके फ़लस्तीनी भाई और हमारे जितने मुसलमान भाई शहीद हो रहे हैं, उनका बदला लेगा? क्या कहिएगा आप इस बारे में? जी अमर, जैसा कि आपने कहा कि मुसलमान जो हमारे सरबराह और हुक्मरान हैं, उनकी तरफ से तो कोई रिएक्शन है ही नहीं। लेकिन इसके बरकिनार मैं आपको ये बता दूं कि तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जो मुसलमान आबादी हैं, वो बहुत बेचैन हैं और वो चाहते हैं कि उनके जो लीडर्स हैं, यानी मुसलमान ममालिक के जो लीडर्स हैं, वो कुछ करें इस सिलसिले में। वो कुछ करें का मतलब है कुछ हिकमत अमली बनाएँ, कोई प्रैक्टिकल काम करें, चाहे जाए कि यूएन में जाएँ और कंडेम करके आ जाएँ। देखें, अगर आपने अभी यूएन का सेशन देखे हों, मैक्सिमम मुसलमान ममालिक बराबराओं ने क्या किया है, शमूल पाकिस्तानी लीडर ने, कि जाके एक पढ़ी लिखी जो पढ़ी हुई जो एक तकरीर है पेपर पे, वो देख कर पढ़ ली और उसमें क्या है, मजम्मत करते हैं। मजम्मत करने से तो इसराइल को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है ये बात। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। मैं थोड़ा-सा आपको जल्दी से फ्लैश बैक करके आपको ज़रा बैकग्राउंड बता दूँ कि क्योंकि जो इज़राइल का प्रोपेगेंडा है वो पहले मैं बता दूँ। वो ये कहता है कि भाई हमास ने अटैक कर दिया 7th ऑफ अक्टूबर को 2023 और उसके बाद सारी गेम शुरू हुई। पहली बात तो आप यहाँ से ये देखें कि आपके जो मेन स्ट्रीम है पाकिस्तान में या मुस्लिम मालिक में, पहले वो तो इसी को ही जो है वो डिग डाउन कर पा रहे हैं कि जो प्रोपेगेंडा है उन्होंने डेलिबरेटली ये किया है कि गेम भाई शुरू हुआ है, कट ऑफ डेट जो है वो है 7th ऑफ अक्टूबर, वहाँ से शुरू हुआ है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ कट ऑफ डेट क्या है। 1897 मैं ज़रा आपको बहुत पहले ले गया। 1897 में ज़ायनिस्ट मूवमेंट बनी। ठीक है जी, ज़ायनिस्ट मूवमेंट का यही मुतालबा था ना कि ज़ायनिस्ट मूवमेंट इसलिए बनी थी कि वो पॉलिटिकल मूवमेंट थी। उसका मतलब ये है कि जो ये इनकी जो प्रॉमिस लैंड है, ये कहते हैं कि हमारी प्रॉमिस लैंड है, ये तो हमें अल्लाह ताला ने दी हुई है, तो ये तो हमें लेनी है बाय हुक एंड क्रुक। 1897 में उन्होंने स्ट्रगल शुरू करी। 1917 में बेल्फोर डिक्लेरेशन के तहत जो ब्रिटिश सेक्रेटरी है वो ख़त लिखता है लॉर्ड रॉथस्चाइल्ड को और उन्होंने पहले ही प्रॉमिस का, अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कंक्लूड ही नहीं हुई, उन्होंने पहले ही तय कर लिया कि हम इसको कैप्चर करके, ये हिस्सा कैप्चर करके इसराइल को, मतलब ज्यूज़ को दे देंगे। 1940 अभी मैं आपको बात कर रहा हूँ 1917 की बेल्फोर डिक्लेरेशन की। अभी इसराइल बना है 1948 में। अगर कोई ये बोल रहा है ना कि ये सब एक्सीडेंटली हो गया और कोइंसिडेंस हो गया, उसको पता ही नहीं है कि इसके पीछे कितनी बड़ी प्लानिंग थी। तो 1897 से भी अभी मैंने आपको थोड़ा सा पहले कट ऑफ लगाया। मैं जाऊँ तो इससे पहले भी जा सकता हूँ, वहाँ पर टाइम की शॉर्टेज है। सो 1897 में ज़ायनिस्ट मूवमेंट बनी, 1917 में बेल्फोर डिक्लेरेशन हुई। वो ख़त कुछ अरसे पहले तक ब्रिटिश म्यूजियम में रखा हुआ था, लेकिन लॉर्ड रॉथस्चाइल्ड जो थे, उन्होंने जो है जब से उनकी उसमें आए वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, उन्होंने वहाँ से वो ख़त भी गायब करा दिया। इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा बेल्फोर डिक्लेरेशन के नाम से। आप गूगल के, हम अपने व्यूअर्स को बोलेंगे जाएं सर्च करें कि बेल्फोर डिक्लेरेशन की वो कौन सा जो ब्रिटिश सेक्रेटरी ने लॉर्ड रॉथस्चाइल्ड को लिखा था, उसमें देख लें उसने किसके बिहाफ पे प्रॉमिस किया है, मतलब वो क्यों कर रहे हैं प्रॉमिस एक इंडिविजुअल को कि हम तुम्हें ये जगह लेके देंगे। क्या उनको हक हासिल था इस बात का, इसके बारे में सोचें। हम आपको सोचने में मजबूर करना चाह रहे हैं बेसिकली। उसके बाद 1917 से 1948 तक जो है पूरे दुनिया से यहूदियों को इनवाइट किया गया
कि आप आओ और इस ज़मीन में आके रहो। वो किराएदार के आने आ गए, उन्होंने मुँह मांगी दामों में ज़मीन खरीदी, पहले अपनी उन्होंने पेनिट्रेशन कर ली पूरी, और उसके बाद आपको पता है 1948 में अचानक डिक्लेयर हो गया कि भाई ये हमारा जो है मुल्क है। और मैं फास्ट फॉरवर्ड बता रहा हूँ बहुत तेज़ी से, बहुत सारे वाक़यात इसमें हुए हैं बीच में, और उन्होंने वो तय कर दिया 1948 में। 1948 से 1967 तक आपको पता है इस तरीके की छोटे-मोटे कॉन्फ्लिक्ट चलते रहे। 67 में पहले अरब इज़राइल होती है, सही है। उसमें क्या होता है कि 6 डे वॉर जिसे कहते हैं, इसराइल ने सीरिया को, इजिप्ट को और जॉर्डन को, मतलब एक ही जो है हल्ले में जो है इनको हराने की कोशिश की, और वो जीत गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स उस वक्त उसके साथ थे। बेल्फोर डिक्लेरेशन के वक्त उस वक्त की पावर ब्रिटिश एम्पायर उनके साथ थी। 1967 में क्योंकि 1945 के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंक्लूड होने के बाद, अमेरिका ग्लोबल सुपर पावर बन चुके थे, यानी दुनिया के पुलिसमैन बन चुके थे। अब जो है गारंटी अमेरिका ने देनी थी इसराइल की सेफ्टी की। तो 67 में अमेरिका की मदद और वेपन्स और हर चीज़ की वजह से क्या हुआ कि तीनों ममालिक को बैक वक्त इसराइल ने हरा दिया। 1973 में एक और वॉर हुई, उसमें फिर इजिप्ट लड़ा, क्योंकि सोवियत यूनियन ने उनको कुछ इस तरह के मिसाइल दे दिए थे जो कि सीनाई में उनको बड़ा इफेक्टिव हुए। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने सीनाई पे, जो कि 67 में ले लिया गया था इजिप्ट से, यानी वादी सीना जिसे कहते हैं, हमारी हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमारे लोग क्यों नहीं बता रहे हैं उसको खुल के। तो वो ले लिया, उसके बाद उन्होंने 73 में मुआहिदा करके वापस ले लिया, क्योंकि उन्होंने अच्छी रेजिस्टेंस दिखाई इजिप्ट ने। लेकिन उसके बाद इसराइल ने इजिप्ट को इस तरह इंश्योर कर दिया कि इजिप्ट में कोई ऐसा हुक्मरान ना है जो उनको टफ टाइम दे सके। और इसी तरह आपने गज़ा की वॉर में देखी अभी रिसेंटली कि जो एड जा रही थी वो इजिप्ट की तरफ से जा रही थी, लेकिन रेजिस्टेंस इजिप्ट की तरफ से कुछ भी नहीं थी। जो गज़ा का एक हिस्सा है वो इजिप्ट से रहता है, बाकी एक तरफ मेडिटेरियन है, बाकी तरफ इसराइल है। तो कोई मुस्लिम ममालिक उसको कनेक्ट नहीं करता गज़ा की स्ट्रिप को, सिवाय इजिप्ट के बॉर्डर के। और वो भी क्या हुआ कि वहाँ से सिर्फ ह्यूमन एड, वो भी इसराइल ने पूरी चेकिंग वेकिंग करके जाने दी, जिसमें स्ट्राइक, मतलब वो भी हुआ कि स्टारवेशन हो गई, भूख से मर गए लोग, पूरा पहुँचा भी नहीं हो ये कुछ। तो भाई इस तरीके से आप 73 के बाद बिल्कुल सबको खामोश करा दिया गया, और बैक टू बैक आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, वो आपने एक मैप देखा होगा इंटरनेट पे जिसमें फ़लस्तीन का मैप दिखाया है कि ग्रीन है, फिर कम ग्रीन रह गया, फिर आहिस्ता 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 ख़त्म हो गया। और अब आप देखिए बिल्कुल उन्होंने लेवल दिया है, बिल्कुल ख़त्म। और जहाँ पे पनाह गुज़ीन जाके बैठे थे रेफ्यूजी, तो उनको वहाँ पर भी बम्बार्डमेंट उन्होंने की, खान यूनिस में जो इलाका है और वही सारा इलाका, वहाँ पर भी, और जो इजिप्ट के साथ बॉर्डर है वहाँ पर भी उन्होंने जो है बम्बार्डमेंट करके उनको मार दिया। अच्छा जी, सीरिया आपको पता है वैसे ही वॉर टोन हो चुका है। सीरिया को इसराइल ने किस तरह किया आपको पता है, वहाँ पर उन्होंने सिविल वॉर कराई, आपको पता है, आईएस वगैरह आपको पता है, सबके ताने बाने इसी से मिलते हैं इसराइल। सीरिया को इस तरीके से न्यूट्रलाइज किया। जॉर्डन का किंग, इनकी हिस्ट्री है, अगर आप पढ़ लें आप, यही वही इनके बाद था जिन्होंने ऑटोमन एम्पायर के स्टैप किया था बैक, उनको खंजर घोंपा था, यानी उस वक्त जब ऑटोमन एम्पायर इनसे लड़ रहा था ब्रिटिश से। तो ये वही उन्हीं के बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है जी, उन्हीं के जो है पोते और पड़पोते बैठे हुए हैं। तो आप जॉर्डन से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करें। हाँ, बड़ी लच्छेदार आप तकरीर करवा लें। उनकी जो क्वीन है, क्वीन रानिया जॉर्डन की, वो ज़बरदस्त इंटरव्यू देती रहती है सीएनएन को और बीबीसी को। आपको पता है सीएनएन बीबीसी को जो इंटरव्यू दे रहा होता है, आप पहले तो आधी तो क्रेडिबिलिटी उसकी वैसे ही ख़त्म हो जाती है। आधी क्रेडिबिलिटी सीएनएन बीबीसी वाले को देने की ऐसे ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि वो तो प्रॉपर मेन स्ट्रीम जो कल्ट के मेंबर हैं, वो तो समझ लें, वो तो बंदे को लेके उसको आते हैं जो उनका पर्पस सर्व कर रहा होता है। तो इससे ज़्यादा मैं आपको और क्या बताऊँ खुल के। अच्छा जी, अच्छा, अभी नेक्सस ये बना हुआ है कि हूतियों ने जब 7 अक्टूबर हुआ, यानी फास्ट फॉरवर्ड, अब इसराइल बोल रहा है कि यहाँ से गेम शुरू हुआ है 7 अक्टूबर, जबकि मैंने आपको पूरी हिस्ट्री बता दी कि वो बिट्स एंड पीसेस में सारा जो है वो फ़लस्तीन ले गया, और फ़लस्तीनियों में भी फूट पड़वा दी। यानी गज़ा स्ट्रिप में सिर्फ हमास थी, और जो वेस्ट बैंक में जो है वो फ़लस्तीन अथॉरिटी रखी, जो कि आपको पता है महमूद अब्बास वो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज़ हैं, सबको पता है कि वो कुछ नहीं कर सकते इसराइल के आगे, बल्कि वो उन्हीं के पपेट हैं बेसिकली। तो वो उनको बिठा दिया ताकि फ़लस्तीनियों में भी दरार रहा है। हमास क्योंकि रेजिस्टेंस मूवमेंट थी और वो लड़ती रही, तो उनके खिलाफ उन्होंने, जाहिर सी बात है वो उनकी बात नहीं मानते थे, तो उनको उन्होंने लेवल कर दिया, आपको पता ही है अभी। अच्छा, हिजबुल्लाह ने 7 अक्टूबर को वाक़या हुआ, हिजबुल्लाह ने सॉलिडारिटी के तौर पर 8 अक्टूबर को रॉकेट फायर की इसराइल पे। क्यों? क्योंकि उसने हमास किया था। तो सॉलिडारिटी में क्या, हूतीज़ जो यमन में थे उन्होंने भी सॉलिडारिटी में इसराइल पे फायर किए, जो कि आप मुस्लिम ममालिक ने, बाय द वे आपके मुस्लिम ममालिक ने रास्ते में ही आधे से ज़्यादा गिरा दिए। किसने गिराया? अगर आप नक्शा जाके देखें कि यमन से इसराइल अगर कोई रॉकेट फायर है तो रास्ते में कौन कौन पड़ते हैं, मैं अब आपको क्या खुल के बताऊं, तो नहीं गिरा दिए भाई साहब। ज़रा आप अब देख लें जाके। और ये जो हमें लेक्चर देते हैं ना लोग कि फिर दीन इस्लाम का और
तो ज़रा जाके जियो पॉलिटिक्स पे थोड़ा नज़र डालें यार, तो आपको पता लगे कि हो क्या रहा है आपके इर्द-गिर्द। ये जो बातें हैं ना, जानबूझ के पाकिस्तानियों को और सब कॉन्टिनेंट के लोगों को जानबूझ के फ़िरकावारियत में उलझाया ही इसीलिए है कि आप कभी भी जो है वो ग्रेटर पिक्चर नहीं देख सकें। पूरी पिक्चर कभी नहीं देख सकेंगे। लेकिन सलमान भाई, एक चीज़ मुझे बताइएगा कि इस तरह की सिचुएशन में, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में भी बोला और आपने देखा आज ही के दिन हमारे जो हमारा कैपिटल है इस्लामाबाद, वहाँ पर भी जो लोग मुजाहरा कर रहे थे, मुजाहरा करना सबका हक है, वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं, जो एक बेर मिनिमम चीज़ है, वो एहतजाज कर सकता है वो इंसान। और वो अगर वो रिकॉर्ड करा रहे हैं तो उसके ऊपर पुलिस का लाठी चार्ज और वो सारी चीज़ें, क्या स्टेट की हमारी पॉलिसी नहीं है कि हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हों, अपने मुसलमान भाइयों के साथ खड़े हों? क्या हम क्या इसराइल के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकते क्या? ये कहाँ जा रहे हैं मैं मामला? आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको शुरू में कहा ये बात, और मैं आपको फिर रिपीट हूँ, अब पाकिस्तान कोई एक्सेप्शन नहीं है इस मामले में। मुस्लिम ममालिक जितने भी हैं उनकी तमाम की आवाम फ़लस्तीनियों के और लबनानियों के साथ है इस वक्त, लेकिन उन सब के हुक्मरान आपके नहीं है। ये अब आप, पाकिस्तान कोई एक्सेप्शन नहीं है, पाकिस्तान भी इसी का पार्ट है। समझ आ गई आपको बात? कोई भी मुस्लिम मुल्क के बराबर बात कर ले, वो बोलेगा कि ये क्या हो रहा है, हमारे कुरान क्यों कुछ नहीं कर रहे। चाहे अरब हो, चाहे अजम हो, चाहे फारसी हो, चाहे सेंट्रल एशियन हो, चाहे टर्क हो, किसी से भी आप बात कर लें, वो बोलेगा कि यार ये हो क्या रहा है और ये कुछ कर क्यों नहीं रहे। और यूएन में इतनी पैसे किए कि आपका दिल हिल जाएगा। दूसरी बात ये है कि मैं आता हूँ जल्दी से उसकी तरफ, लबनान के मसले की तरफ। मत भूलें ये इस सिलसिले की एक कड़ी है, और मैं आपको इस पे बताता हूँ कि हमारी वल्नरेबिलिटी कहाँ है। देखें, कासिम सुलेमानी से जो गेम शुरू हुआ था, आपको याद है? कासिम सुलेमानी बहुत अहम आदमी था, एक रिपोर्टी था आयतुल्लाह जी, जो बिल्कुल। है खामेनाई को, उसको उन्होंने असैसिनेट करा दिया इराक में। ठीक है जी, वो उस पूरा आईसिस का जो है वो नेटवर्क तोड़ा था। समझ रहे हैं आप? सीरिया और इराक में जिस बंदे ने ये सारा आर्किटेक्ट बनाया था और ये आईसिस का जो नेटवर्क तोड़ा था, वो बंदा था कासिम सुलेमानी। ठीक है, उसको उन्होंने असैसिनेट कराया। उसके बाद आप आ जाएं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो था ईरान का, उसको वो उस पर हमला हुआ, वो गाड़ी बदलने के लिए निकला, तो एक अनआर्म्ड, मतलब एक गाड़ी के ऊपर एक मशीन गन लगी हुई थी जो सैटेलाइट से वो हो रही थी कंट्रोल, उसने उसको उड़ा दिया न्यूक्लियर साइंटिस्ट ने। आज तक नहीं पता लगा उसमें बंदा कौन था। वो सैटेलाइट से मशीन गन हैंडल हो रही थी और एक वो गाड़ी के ऊपर लगी हुई थी। आप अंदाजा करें, न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारा गया ईरान का। ठीक है जी। रईसी, आपको पता है ताने बाने कहाँ मिलते हैं। अभी आपने देखा हमास के लीडर को तेहरान में मार दिया। अंदाजा लगाएं आप, हानिया को मतलब तेहरान में मार दिया ताकि इल्ज़ाम ईरान पे आ जाए। ठीक है जी। वो तो शुक्र है कि इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग है, वो जानते हैं कि ये सब इसराइल का काम है। ठीक है। और अब हसन नसरुल्लाह जो कि हिजबुल्लाह के सरबराह थे, उनको भी उन्होंने असैसिनेट करा दिया। अच्छा, अब बेचारे बच्चे इतने नाइव हैं, इनको ये नहीं पता कि ये कोई फ़लस्तीन की वजह से नहीं बनी है। 1982 में और 78 में भी बेसिकली अटैम्प्ट किया था, और 1982 में इसराइल ने इन्वेड किया था लेबनान को। उसके नतीजे में ये रेजिस्टेंस मूवमेंट बनी है। उससे पहले हिजबुल्लाह का कोई वजूद नहीं था। तो ये लेबनीज़ पॉलिटिक्स में भी बड़ी वायबल है, और इनको पता है कि इन्होंने लेबनान को क्यों किया था, तो हिजबुल्लाह बनी थी। इसका कोई हमास से नहीं है, लेकिन ये हमास की सॉलिडारिटी में एक्ट कर रही थी 7 अक्टूबर के बाद। ठीक है जी। और 2006 में भी इनकी वॉर हो चुकी है इसराइल के साथ। क्योंकि अब आप यह मसला समझें, हम मुस्लिम ममालिक के लोगों को भी बता रहे हैं और बाकी लोग भी जो सुनते हैं उनको बता रहे हैं कि भाई मसला ये नहीं है, ना लबनान मसला है, ना फ़लस्तीन मसला है, ना सीरिया, ना जॉर्डन मसला है। मसला वो है जिसके एक्सपेंशनरी मोटिव्स हैं। जैसे कि आपने कहा कि भाई मसला क्या है। मसला मैं आपको बताता हूँ, कोर मसला है कि इसराइल के एक्सपेंशनरी मोटिव्स हैं, और अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ऑलरेडी मेडिटेरियन में एयरक्राफ्ट कैरियर लाके और ड्रॉयर लाके खड़े कर दिए हैं दहशत के लिए, कि अगर कोई मुसलमान मुल्क का सरबरा कोई बयान भी देता है या कोई जुर्रत भी करता है, तो मैं पहले से ही एंटिसिपेट करते हुए उसने मेडिटेरियन में इसराइल के साहिल के साथ ही ला के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसको बेड़े बोलते हैं आप लोग, वो लाके खड़े कर दिए। उसके साथ डिस्ट्रॉयर खड़े हुए हैं, और हर लिहाज से, और इसराइल के बेसिस पे तो मौजूद हैं, वो लेटेस्ट वेपनरी, एयरक्राफ्ट, हर चीज़ दी हुई है इसराइल को। समझ लें उनको जो असले की सप्लाई है ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने अनलिमिटेड की है। तो आप मुझे बताएं, जब उसको इतनी शय मिलेगी तो वो अपने एक्सपेंशनरी मोटिव्स क्यों पूरे नहीं करेगा। और जो एक पॉइंट ऑफ पॉन्डर मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ, वो ये है कि मुझे ये बताइए कि अमेरिका को ऐसी क्या पड़ी है कि एक छोटा सा ऑब्सक्योर सा साला मुल्क है इसराइल, उसकी हिमायत में वो 3 दुनिया एक दी उसने। यानी कोई प्रेसिडेंट, कोई सेनेटर, कोई रिपब्लिकन हो, डेमोक्रेट हो, कोई हो, वाई उसको फिक्र ये है कि भाई किसी तरीके से इसराइल को हम सेव कर लें। ये ऑब्सेशन आपको समझ ही नहीं आएगी जब तक आप इस्लामिक एस्केटोलॉजिकल बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट में इसको नहीं देखेंगे। अगर आप सिर्फ जियोपॉलिटिकल एनक से देखेंगे तो यकीन माने आपके समझ में नहीं आएगा।
आपको इसको देखना पड़ेगा वाइडर लेंस से, और वो ये है कि आप इस्लामिक एस्केटोलॉजी के इसके कॉन्टेक्स्ट में देखें, इवन क्रिश्चियन एस्केटोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में भी इसको देख सकते हैं। आपको नज़र आ जाएगा कि ये एक्सपेंशनरी मोटिव ऐसे ही नहीं है, ये डॉट्स कहीं जाके मिल रहे हैं। ये एक्सपेंशनरी पॉलिसी ऐसी ही नहीं है। ये एंड ऑफ टाइम्स, ये जो पिछला हमने प्रोग्राम किया, ये एंड ऑफ टाइम्स के समझ लें ये एपिसोड्स हैं जो कि चल रहे हैं एक के बाद एक, जो कि अपने आप को उस तरफ ले जा रहे हैं। और मैं एक और आपको बता दूं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में को मिडिल ईस्ट और इस पार्ट में इसने इंगेज करना है, वो कर चुका है। अमेरिका आपको ऐसे ही पता है उसका इकोनॉमिक तौर पर दिवालिया निकल चुका है। जो उसकी माइट है इकोनॉमिक, वो बदमाशी की वजह से है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आज ही मैंने आर्टिकल लिखा है, आप ज़रा के आके पढ़ लीजिए उसको, आपको पता लग जाएगा प्रॉब्लम है क्या। और मैंने एग्जाम्पल उस पूरे आर्टिकल में किसी एक कंट्री की उठानी थी और मैंने यूनाइटेड स्टेट्स की उठाई है। आप जाके ज़रा उसको पढ़ें, आपको पता लगेगा कि जीडीपी आपकी हो जो है वो 17-18 और आपके डेड हो 35। आप तो पाकिस्तान को रो रहे थे ना, हम लोग पाकिस्तान पे भी कितने प्रोग्राम किए हैं काला पैक पे, लेकिन आप यूनाइटेड स्टेट्स की अगर आप फिगर देख लें तो आप हैरान हो जाएंगे। अब बोलेंगे ये पे कौन करेगा डेट, और किसको करना है भाई पे किसको करना है। वो फेस कौन सा है जिसके आगे पर्दा लगा हुआ है कि भाई किसको मैंने पे करना है, कि भाई किसको देना है। तो सिर्फ का फेडरल रिजर्व बैंक ऐसा है जिसके पास अनलिमिटेड नोट छापने की अथॉरिटी है। यानी अगर वो चाहे तो आप अपनी पाकिस्तान में किसी भी बिल्डिंग का नाम ले लें, फॉर एग्जांपल हबीब बैंक की बिल्डिंग का नाम ले लें कराची में, आई चुंदरीगढ़ रोड, ठीक है जी। वो आप बोले भाई ये $1 बिलियन की बेच रहा हूँ, तो उनको कुछ नहीं करना, उनको $1 बिलियन फेडरल रिजर्व को छापने और आपको दे देने रद्दी। इतना आसान है अमेरिका के लिए। अमेरिका भी नहीं, अमेरिका को जो ओरिजिनली कंट्रोल कर रहे हैं बेचारे ऑर्डिनरी अमेरिकन को कोई पता ही नहीं, उनको पता ही नहीं है। और उनको भी जिस तरह पाकिस्तानियों को, आम पाकिस्तानियों को वो पता ही नहीं लगने देते, उलझा के रखते हैं, इस तरीके से अमेरिकन को भी डे टू डे में इस तरह उलझाया हुआ है कि वो कभी सर उठा के देखते नहीं है। 2 बंदे थे हिस्ट्री में जिन्होंने ये इसको चैलेंज किया था। एक थे इब्राहिम लिंकन, असेसिनेट हो गए। दूसरे थे जॉन ऑफ कैनेडी, वो भी असेसिनेट हो गए अपनी बीवी के साथ परेड के दौरान। आप बताएं कहाँ थी सीक्रेट सर्विस, यानी सिटिंग प्रेसिडेंट को असैसिनेट कर दिया गया परेड के दौरान। क्यों? उसने ये चैलेंज कर दिया था जो मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो इसको और दिन बेसिकली करेंगे। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हूतियों को भी मतलब इनको ये शय कैसे मिली है कि एज वी स्पीक वो हूतियों को भी मार रहा है यमन में, सीरिया पे भी बमबारी कर रहा है, लेबनान को भी मार रहा है, और हमास के साथ तो कर ही रहा है। यानी 4 फ्रंट पे एक साथ कैसे बंदा लड़ सकता है, वो भी इतना छोटा मुल्क। ये शहर है। जब तक आप इसको ग्रेटर जियोपॉलिटिकल लेंस के अलावा इस्लामिक टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखेंगे, आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। और जिसको बड़े बड़े पंडित मैं देख रहा हूँ कि वो फेल हो रहे हैं ये बात को समझाने में कि अमेरिका को ऐसी क्या ऑब्सेशन लगी हुई है कि यार मिडिल ईस्ट में एक मुल्क है, उसके सेव करने के लिए वो तन मन धन की बाजी लगा रहे हैं। अपने एयरक्राफ्ट कैरियर भी दाव पे लगा दिए मेडिटेरियन में जो खड़े हैं। कल को उठ के कोई इस पर हमला हो जाता है तो अमेरिका वल्नरेबल हो गया ना। अमेरिका की कलई खुल जाएगी बदमाशी की, और तो इसराइल की तो कोई नहीं खुलनी। और आपको पता है रशिया इसको देख रहा है, चाहे चाइना इसको देख रहा है, लेकिन आपको एक और बात हैरान क्यों नजर आ रही होगी कि वो भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो इसको मैं बोल रहा हूँ जरा आप इस पर सोचिए। और मुसलमान मुल्कों के सरबराह तो आपको पता है कि उनका तो हाल ये हो गया है मेरे भाई, अभी आपको क्या बताऊं कि बोलना तो दूर की बात, वो डिस्कस तक नहीं कर रहे हैं ये बात। अरे बोलना तो छोड़े आप, लिप सर्विस भी नहीं है। एक होता है ना वो अंग्रेजी में लिप सर्विस ही कर दी चले, लिप सर्विस भी नहीं है भाई। इतना खौफ और डर से बैठे हुए। और मैं आपको एक बात बता दूं कि इन सबको एक बात पैगाम दे दें आप, और हमारे स्कॉलर्स भी, कि जिनको खुल के हक बोलना चाहिए कि भाई जान आपने अल्लाह मियां को देनी है या इसराइल को देनी है, ये बता दें आप। और मैं आपको सीधी से एक बात बता दूं कि ये जो खामोशी है ना, ये कंप्लेसेंसी जो है हमारी, इसका हमें जवाब देना है। ये मैं आपको बता दूं, ये तो हो ही नहीं सकता कि ये अनआंसर चली जाए। ये कंप्लेसेंसी जो है ना हमारी, ये जो हम इत्मीनान से बैठे हुए हैं, जो बगैरती बचा के इत्मीनान से बैठे हुए हैं, मुतमईन बगैरत बन के बैठे हुए हैं सारे, इसका तो आपको जवाब देना ही देना है। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि आपके सामने इतना खुल के ये हक व बातिल का मार्का हो रहा हो और अभी तक आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं यार कि मजलूम कौन है और जालिम कौन है। और नहीं मान पा रहे हैं आपके जालिम ये है और मजलूम ये, यानी इतना भी आपको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे। मतलब हैरान हूं मैं तो यार इस बात पे कि ये इतना भी डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, इतने अंधे हो गए, इतने ब्लाइंड है। तो इजराइल की एक्सपेंशनरी पॉलिसी है, वो मजीद करेगा, उसको शय है।
हर चीज़ को फाइनेंशियल एड मिल रही है, वेपन्स मिल रहे हैं अनलिमिटेड, सब कुछ हो रहा है। पूरे वेस्ट में आपको पता है प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अच्छा एक और बताऊँ, डेमोक्रेसी का भी पूरा पोल खुल के सामने आ गया है कि भाई डेमोक्रेसी भी क्या है, कि वेस्ट ने बोला है कि अपने मालिक को हाँ भाई लाख 10 लाख का मुजाहरा हो रहा है, करो बड़े बड़े शहरों में। लेकिन आपको पता है इसराइल की जो है वो कान पे जू भी नहीं रेंग रही है। देखा आपने इन सारे प्रोटेस्टों का कोई हल है? बल्कि इसराइल अब क्या कर रहा है, एक ही वक्त में 4 कंट्री को एक साथ बॉम्ब कर रहा है। पता है आपको? मैंने आपको बता दिया, हूथियों को उन्होंने किया है, सीरिया को, लेबनान को आपके सामने है। और हाई वैल्यू टारगेट्स, HVT जिसे कहते हैं शॉर्ट में, हाई वैल्यू टारगेट। हसन नसरुल्लाह कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं था भाई, उसका पॉलिटिकल पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है लेबनान में, पावर शेयरिंग में, ठीक है, वो पूरा उसको कनेक्शन है जगह जगह से। कासिम सुलेमानी, ये जो इब्राहिम रईसी, ईरान का सिटिंग प्रेसिडेंट यार, मिस्टीरियसली हेलीकॉप्टर में, मतलब लो आप अंदाजा लगाएं। और कई और सेकंड लेयर और थर्ड लेयर के इन्होंने लीडर्स मार दिए, आपको पता है। अच्छा वल्नरेबिलिटी, आखिरी पॉइंट में ये करूंगा कि मुसलमान मुल्कों को अब ये बात सोचना चाहिए कि इसराइल का वो कौन सी इंटेलिजेंस है और उसका क्या क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है जिसकी वजह से वो किसी को भी प्रिसीशन से किसी भी दुनिया के रीजन में मार सकता है। अब देख लें, इस्माइल हानिया को तेहरान में मारा है, कासिम सुलेमानी को इराक में मारा है, ठीक है जी। मैं ये नहीं बोला कि कहाँ से, और हसन नसरुल्लाह को बेरूत में। जी। आप चेक करें, वो जब चाह रहा है प्रिसीशन से वो अटैक करता है और मार देता है। तो इसका मतलब ये है कि हिंट ये है कि आप अब हम बातें आए हैं, अब आप खुल के बता देते हैं आपको कि जितना आप टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे उतना आप वल्नरेबल हो जाएंगे। आपके लिए मैं फूड फॉर थॉट के तौर पे दे रहा हूँ, जितना आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे आप उतना वल्नरेबल हो जाएंगे, क्योंकि इसराइल के एक्सेस में ये सारा सब कुछ है। इसराइल के एक्सेस में ये सारी टेक्नोलॉजीज भी हैं। आपको पता है कि जासूसी के जितने ज़बरदस्त किस्म के सॉफ्टवेयर्स हैं और एप्लीकेशन हैं, वो सब उसका तो बल्कि मौजूद ही इसराइल है। तो मतलब आप सोच लें, हमारी जो मुसलमान मुल्कों की एजेंसीज हैं उनको इस बात पे गौर करना चाहिए कि इतने हाई वैल्यू टारगेट्स इतने शॉर्ट टर्म टाइम में इसराइल मार दिए, तो बाकियों को क्या होगा? बाकियों का भी कुछ भी नहीं हो सकता भाई। एक ही हल है इसका, आप टेक्नोलॉजी को आप सेफ तो कर नहीं सकते, किसी सूरत आप सेफ नहीं कर सकते, इसराइल से आप नहीं बचा सकते एक्सेस को। आप एक ही काम कर सकते हैं, आप टेक्नोलॉजी को, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उस पर ज़्यादा इंसार करें, ना कि आप जो टेक्नोलॉजी जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी उस पर इंसार करें। अदरवाइज आप वल्नरेबिलिटी आप देख लें, हाई टारगेट्स प्रिसीशन अटैक से मरे हैं। और पेजर अटैक्स की तो हम बात कर चुके हैं पहले, और पेजर अटैक पे इक्तफा ना करें। मैंने आपको बोला है हर स्मार्टफोन जो है वो वल्नरेबल है फटने के एतबार से। सिर्फ फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, आपको पता है साइंटिफिकली सिर्फ फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, बहुत कुछ हो सकता है। जी। मूवीज आ कहीं मैं तो प्रेडिक्टिव बटन के तौर पे आपको कई मूवीज, किंग्समैन के नाम से एक मूवी आप जाके देखिएगा, उसमें यही होता है कि अचानक जो है वो स्विच ऑन होता है और अचानक सब लोग लड़ना शुरू कर देते हैं आपस में, क्योंकि उनकी सबकी जेब में वो चिप लगी हुई होती है मोबाइल में, जो कि उस कंपनी ने इशू की होती है। मैं तो कुछ नहीं बता रहा आपको, जाके आज करें, प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग के तौर पर उन्होंने मूवीज तक बना दी हैं। आप वल्नरेबल से वल्नरेबल होते जाएंगे। आप बाकी आप खुद सोच लें कि इसराइल किस तरीके से प्रिसीशन अटैक कर पा रहा है, कैसे उसको पता लगता है लोकेशन का, और चीज़ का उसको कैसे पता है, क्योंकि उसके एक्सेस में है ये सब टेक्नोलॉजीज। तो हमारे जो मुस्लिम ममालिक के जो लोग हैं उनको ये समझ लेनी चाहिए बात। और दूसरी बात ये है कि आप जितने वेस्टर्न जर्नलिस्ट को देखेंगे और आजकल जो वो देख रहे हैं आप, उसमें वो जिहाद को पॉलिटिकल टर्म के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। बाकी अगर कोई और करता है तो कहते हैं रेजिस्टेंस है, अगर कोई मुसलमान मुल्क उठ के ये काम करता है तो कहते हैं जिहाद, क्योंकि जिहाद को उन्होंने पॉलिटिसाइज कर दिया वेस्ट में। वेस्ट में किसी बंदे के सामने अगर आप जिहाद बोलेंगे वो बेचारा डर जाएगा, वो बोलेगा पता नहीं क्या है, हालांकि उसका लिटरल मीनिंग है स्ट्रगल करना, किसी चीज़ के खिलाफ, किसी कॉज के लिए स्ट्रगल करना। आप ये भी तो बोल सकते हैं तर्जुमा करके कि स्ट्रगल कर रहे हैं वो लोग या रेजिस्टेंस कर रहे हैं, नहीं, वर्ड को ही पॉलिटिसाइज कर दिया। ये प्रोपेगेंडा के जो हमारा काम है कि लोगों को खुल के बताना ताकि लोगों को समझ में आए। और ये इसराइल का ये जो कट ऑफ है ना कि 7 अक्टूबर पे कहानी शुरू हुई है, ये सिर्फ इतना बड़ा प्रोपेगेंडा है कि जब तक आप इसको पूरे तारीख के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे समझ में नहीं आएगा। जी अमर।